हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो हिस्ट्री जीके में हमने ऐसे हिस्ट्री है वो अच्छे से पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, भारतीय इतिहास में मध्यकालीन इतिहास। यह वह काल है जो प्राचीन काल के अंत और आधुनिक काल की शुरुआत के बीच में आता है। तो ये वो बीच का काल हो जाएगा और इसके दो भाग हो जाएंगे, मतलब दो भागों, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के बारे दो भागों में विभाजित कर रखा है। तो पहला जो काल है वो तो हो जाएगा, जो पूर्व मध्यकाल है वो 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, और दूसरा काल हो जाएगा उत्तर मध्यकाल 1200 से 1707 ईस्वी तक। तो इनके बारे में अब अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। अरब एवं तुर्क आक्रमण। अरब और तुर्क के ऊपर जो आक्रमण हुए थे उनके बारे में पहले पढ़ेंगे हम। चचनामा पुस्तक से हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। चचनामा जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है एक चचनामा, उस पुस्तक से हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी थे ने 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कुछ स्रोतों के अनुसार 712 ईस्वी। ये क्या है भाई कि भारत पर सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम है जो अरबी थे, 711 ईस्वी में सिंध पर उन्होंने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कईयों का ये मानना है कि कुछ स्रोतों के अनुसार 712 ईस्वी भी हो सकती है। ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा जा चुका है। आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हल्लाज ने दिया था। आक्रमण के जो समय उस टाइम पर सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का शासन था, और सिंध पर आक्रमण का आदेश है वो अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था भाई? धन दौलत जितनी भी जिनको उनको लूटना, लूटपाट मचाना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरबों की सिंध पर विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। चचनामा पुस्तक से ये प्राप्त होती है। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का भी प्रचलन किया। इसमें अरबों ने सिंध से ऊंट पालन, ऊंट को पालना और खजूर की खेती का भी प्रचलन किया है। इसको भी चला है कि ऊंट को पालेंगे और खजूर की खेती वो भी करने का। तो ये सभी किस में मिलता है? चचनामा पुस्तक में हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आगे है अब महमूद गजनी। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुतकीन था। महमूद गजनी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। महमूद गजनी का जन्म हो जाएगा 971 ईस्वी में। पिता का नाम सुबुतकीन, और महमूद गजनबी राजगद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भी धन को लूटना था। इसका उद्देश्य भी क्या था भाई? धन को लूटना था। और भारत पर हमला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया। महमूद गजनी ने 1025-26 ईस्वी के दौरान सोमनाथ के मंदिर जो सौराष्ट्र गुजरात पर, इस पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर है जो गुजरात में है उस पर आक्रमण कब किया? 1025-26 में यहाँ पर आक्रमण किया। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। और महमूद गजनवी है एक कौन सा आक्रमणकारी था? मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, और 1001 में इसने राजा जयपाल को हराया था। महमूद गजनी ने गजनी में एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फरूगी जैसे विद्वान महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखता था। अलबरूनी मुख्य रूप से कौन सी भाषा में लिखता था? अरबी भाषा में लिखता था, और ये इसके दरबार में रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, फरूकी जैसे विद्वान जो किताबें ये लिखते थे। शाहनमा की रचना फिरदौसी ने की तथा किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। ये तो कई बार पूछा जा चुका है भाई, किताब उल हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी ने की। ये दोनों महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। ये भाई महमूद गजनी का शासनकाल था और उनकी मृत्यु तक।
अब आगे देखिए मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया तथा दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन जो गुजरात में है उस पर किया। पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। मोहम्मद गोरी ने कब किया था भारत पर आक्रमण? 1175 ईस्वी में किया और मुल्तान पर किया तथा दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। और पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पूरी तरह से यहाँ पर हराया था। और चंदावर का जो युद्ध है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में हुआ। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गोरी की जीत हुई। ये भी एचएससी सीजीएल 2024 और एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। मोहम्मद गोरी के साथ आने वाला प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 ईस्वी में हुई। मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई भाई? 1206 ईस्वी में हुई और इनके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। अब आगे है, आगे देखिए, अब है भाई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं अब। गुलाम वंश और मामलुक वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। अब इसमें पढ़ते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश या मामलुक वंश, ये इसको इस नाम से भी इसे जाना जाता है। गुलाम वंश की जो स्थापना है वो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था तथा मोहम्मद गोरी के समय दिल्ली का गवर्नर भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है जिसका अर्थ लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का स्वामी भी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई हुई? लाहौर बनाई। और ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है जिसका अर्थ लाखों का दान देने वाला और इसका अर्थ चंद्रमा का स्वामी भी होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। दोनों मस्जिदों का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया और ऐबक का सेनापति था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया था, जो किसका सेनापति था? ऐबक का सेनापति था। और ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी किससे करवाई? इल्तुतमिश से करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, जो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई, इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान में खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई और इसे कहां पर दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। ये भी एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा जा चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसकी हत्या इल्तुतमिश ने की और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश कौन था? इसका दामाद था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी की थी। और जो उत्तराधिकारी था ऐबक का आराम शाह, उसकी हत्या करके इल्तुतमिश है वो गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यह एक इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इसने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों का एक संगठन बनाया था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसके समय चांदी के सिक्कों को टंका तथा तांबे के सिक्कों को जितल कहा जाता था। ये बीएसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। सुल्तान पद की इसने 1229 ईस्वी में
क्या ले ली थी भाई? पद की स्वीकृति ली थी। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। पहला जो मकबरा मकबरा निर्माण करे का श्रेय है वो किसे जाता है? इल्तुतमिश को जाता है और इसकी मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में। तो ये हो गया भाई दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में अब आगे पढ़िए, इसी के बारे में और पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। तुर्की के अमीरों ने उसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठा दिया। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान की शासनवादी 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। इल्तुतमिश का बेटा था वही जिसका नाम था रुकुनुद्दीन, लेकिन ये अयोग्य शासक था, शासन करना इसको नहीं आता था और शासन की जो बागडोर है वो उसकी माँ संभालती थी। माँ तुर्कान के हाथों में थी और उसकी माँ तुर्कान वो किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। और तुर्की के अमीरों ने उसकी गद्दी मतलब उसकी उसकी गद्दी से हटा दिया। किसको हटा दिया? रुकुनुद्दीन को हटा दिया और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठा दिया। रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। वह पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में डाकू द्वारा कर दी गई। 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन का जो वास्तविक नाम है वो बहारुद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने कई बार दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। बलबन ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजदा और पैम्बोस नामक प्रथा चलाई। ये भी एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा जा चुका है कि बलबन ने कौन कौन सी प्रथा चलाई थी? सिजदा और पैम्बोस। बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। बलबन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। बलबन ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। बलबन ने दैवीय अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहते थे। कौन रहते थे? फारसी के जो प्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो, वो उनके दरबार में रहते थे। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लो एवं रक्त की नीति अपनाई। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्योमर्स था। गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जो अंतिम शासक था वो कौन था? शमसुद्दीन क्योमर्स था और गुलाम वंश का अंत है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अब देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का अंत किया। अब खिलजी वंश आ गया भाई। खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मणिपुर इलाहाबाद में कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था की। ये भी एसएससी जेईई 2024 में पूछा जा चुका है। खिलजी ने बेईमानों को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर को हजार दीनानी भी कहा जाता है। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। ये भी एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा जा चुका है। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। घोड़ों को दागने, उन्हें ये दाग लगाने तथा सैनिकों का जो हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ है वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे है अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी जो उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि।
आगे है अब अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर ए सानी की उपाधि। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया था। देवगिरी पर द्वितीय आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में 1768 ईस्वी में किया था। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है कि देवगिरी पर जो द्वितीय आक्रमण है वो कौन सी सदी में किया गया था और किसके नेतृत्व में? तो अलाउद्दीन खिलजी के मलिक काफूर के नेतृत्व में ये 1307-8 ईस्वी में किया गया था। दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली का सल्तनत का प्रथम जो सुल्तान था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये भी एसएससी सिलेक्शन फोर्स में 2024 में पूछा जा चुका है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी की हत्या किसने की? वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा? वजीर खुसरो शाह। खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम तुगलक वंश के बारे में। 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने कई बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलाबाद नगर की स्थापना की। इस नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे छप्पन कोट कहते हैं। ये भी एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया है। क्या भाई कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में किसका निर्माण करवाया? तुगलकाबाद नगर की स्थापना की और इस नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे क्या कहते हैं? छप्पन कोट कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जोना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई थी। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति था। मध्यकाल के जितने भी ये सुल्तान थे उनमें जो सबसे शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक थे। आगे देखिए अब इसी के बारे में और पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता था। इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। तुगलक ने कौन से कृषि विभाग विकास के लिए कौन से विभाग की स्थापना की? दीवान ए अमीर कोही की। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया और इसका नाम दौलताबाद रखा। वह फिर से 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली ले आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लेता था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। मोरक्को यात्री था इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था 1333 ईस्वी में। ये भी एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा जा चुका है। इब्न बतूता ने किताब उल रिहला नामक पुस्तक लिखी। विदेशी यात्री इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। विदेशी जो यात्री हैं इब्न बतूता उनके अनुसार क्या ये मिला हुआ कि दिल्ली के लोग हैं सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, अपशब्द उन्हें बोलते थे जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसने ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन सिंहासन पर बैठा? फिरोज शाह तुगलक बैठा और इसने ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर है उसको ध्वस्त करवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में संस्कृत से फारसी भाषा में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी। ये भी एसएससी जेईई 2024 में पूछा जा चुका है कि क्या फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में संस्कृत से फारसी भाषा में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी।
फिरोज तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद जैसे लगभग 300 नगरों की स्थापना की। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिरोज तुगलक ने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज तुगलक ने स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो दासों की संख्या है वो सबसे अधिक थी, सर्वाधिक थी, और तुगलक के लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए और मेरठ और टोपरा के अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में अनेक बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात एवं फिरोजशाही की रचना की थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। सबसे जो अंतिम शासक था वो कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं सैयद वंश के बारे में। 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश की स्थापना खरीज खां ने की थी। खरीज खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की। खरीज खां ने तैमूर की सहायता की थी। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना खरीज खां के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। अपने नाम पर किसकी स्थापना? मुबारकाबाद की स्थापना। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। आगे है इसी के बारे में। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला। तारीख है मुबारक शाही पुस्तक के लेखक यहाँ बिन सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तारीख है मुबारक शाही पुस्तक है ये, और पुस्तक के लेखक यहाँ बिन सरहिंदी, उनका यह दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। ये भी एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं सैयद वंश के बाद लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासन। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। यह 1451 ईस्वी में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लोधी वंश प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां ने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोधी था। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया। मोट की मस्जिद 1505 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोधी के वजीर मियां बुआ द्वारा निर्मित की गई थी। मोट की जो मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोधी के वजीर थे मियां बुआ द्वारा निर्मित की गई थी 1505 ईस्वी में। ये भी एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा जा चुका है। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हुई। मृत्यु के दिन ही इसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी है वो गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। इब्राहिम लोधी है वो मध्यकालीन भारत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। दिल्ली सुल्तान का जो अंतिम सुल्तान है वो कौन था? इब्राहिम लोधी था। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए लाहौर के गवर्नर दौलत खान था इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने बुलाया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को, और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी है बाबर से हार गया था। किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। आगे हमें विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये भी एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर तथा बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने की थी 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य तुकबंदरा नदी के किनारे स्थित था। यह साम्राज्य मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विदेशी यात्री अब्दुर्रज्जाक ने देवराय सिद्दीक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है कि विदेशी यात्री हैं अब्दुर्रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन था।
विजयनगर साम्राज्य का जो महानतम सबसे महान शासक था वो कौन था? कृष्णदेव राय था और यह बाबर का समकालीन था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने आमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की थी। ये भी एसएससी सिलेक्शन कोर्स में 2023 में पूछा जा चुका है कि कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था और इसने किस ग्रंथ की रचना की थी? आमुक्तमाल्यद की। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तालिकोटा या राक्षी तगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। राक्षी तगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में जफर खां ने की थी। 1347 ईस्वी में सरदारों एवं अमीरों ने जफर खां को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर शासक बनाया था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी, जो एसएससी सिलेक्शन कोर्स 2023 में पूछा जा चुका है कि 1347 ईस्वी में सरदारों एवं अमीरों ने जफर खां को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर शासक बनाया और इसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? गुलबर्गा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम एहसनाबाद रखा था। क्या रखा था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम क्या रखा था? एहसानाबाद रखा था। तो ये हो जाएगा बहमनी साम्राज्य। अब आगे देखिए, आगे है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर, ये मुगल साम्राज्य के बारे में। अब देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। जो पानीपत का पहला युद्ध है वो कब हुआ था? 1526 से 1530 ईस्वी तक हुआ था और किस किस के बीच? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा जा चुका है। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। मुगल संस्थापक बाबर जब लगभग 12 वर्ष का था तब इसे 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। मुगल संस्थापक बाबर जब लगभग 12 वर्ष के थे तब इन्हें 1494 ईस्वी में फरगना राज्य है उसका उत्तराधिकारी ये प्राप्त हुआ था। ये भी एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया है और ऊपर ये एसएससी सीजीएल 2024 में ये पूछा जा चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1518-19 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया। ये कई बार पूछा जाता है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी युद्ध नीति तथा तोपखानों का प्रयोग किया? तो तुलगमा या तुलुगमा युद्ध नीति तथा तोपखानों का ये प्रयोग किया। उस्ताद अली तथा मुस्तफा खां बाबर के दो निशानेबाज थे। बाबर के कलंदर की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई तथा इसमें गाजी की उपाधि धारण की। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी जेई 2024 में पूछा जा चुका है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मोदिनियर के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा जा चुका है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। ये भी एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा जा चुका है। ये सभी वही इंपोर्टेंट होने वाले हैं कि पहला तो ये कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस किस नीति का प्रयोग किया था? तो तुलगमा युद्ध नीति तथा तोपखानों का प्रयोग किया और उस्ताद अली तथा मुस्तफा खां बाबर के दो तोप निशानेबाज थे। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें बाबर की जीत हुई और इसने गाजी की उपाधि धारण की। एक था चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ बाबर और मोदिनियार के बीच। इसमें भी बाबर की जीत हुई। और एक था घाघरा का युद्ध। ये 3 युद्ध हो जाएंगे। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के बीच।
में भी बाबर की जीत हुई, ये भी एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा जा चुका है। तो ये 3 युद्ध हो जाएंगे इंपोर्टेंट। आगे है, अब बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी बाबर नामक तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। क्या भाई इसमें कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, वो तुर्की भाषा में लिखा और जिसका अनुवाद है फारसी भाषा में, वो किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। बाबर को मोबियान नामक पदशाली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। ये बीएसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में हुई। कहां पर? आगरा में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। बाबर का मकबरा काबुल में है, अफगानिस्तान में। बाबर को मोबियन नामक पदशाली का भी जन्मदाता माना जाता है। आगे अब देखिए हुमायूं के बारे में। 1530 से 1540 ईस्वी तथा 1555 से 1556 ईस्वी तक ये शासनकाल, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रथम बार हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना की। हुमायूं है प्रथम जो गद्दी पर बैठा था, किस टाइम पर बैठा था? 1530 ईस्वी में। और हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना की। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गए और भारत छोड़ चला गया। प्रथम जो मतलब पहला युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इसमें किसकी जीत हुई? शेरशाह की जीत हुई। और दूसरी बार ये हुआ था कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच। इसमें भी किसकी जीत हुई? शेरशाह सूरी की जीत हुई। और हुमायूं है पुनः एक बार फिर से हार के भारत को छोड़कर चला गया। आगे अब सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं है वो 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जब दोबारा से बैठा और हुमायूं है वो इसको मानता था, ज्योतिष में विश्वास रखता था, जिसके कारण सोमवार को सफेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। ये भी एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा जा चुका है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में दिन पन्ना के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु है 1556 में दिन पन्ना के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। तो ये हो गया भाई हुमायूं के बारे में। आगे देखिए शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। 1540 से 1545 ईस्वी तक शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद का था। इसके पिता का नाम हसन खां था। कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य हुई थी। ये हमने पीछे पढ़ लिया, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं है वो बाहर छोड़कर चला गया था। एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया है ये देखिए कन्नौज का युद्ध। आगे अब शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में लगभग 68 वर्ष की उम्र में बैठा था। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहते हैं। शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने शासनकाल में अनेक सराय निर्मित कराई। शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए, उन्हें सुविधा देते हुए अपने शासनकाल में अनेक सराय निर्मित कराई। ये भी एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा जा चुका है। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई। और शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दीनपना को विध्वंस कर पुराने किले का निर्माण करवाया। दीनपना क्या था? कि पुस्तकालय था ये, की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मौत हुई थी? हुमायूं की मौत हुई थी। तो ये काम करवाए थे भाई शेरशाह सूरी ने। ये इंपोर्टेंट हो जाएंगे। ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड का निर्माण और पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तोप के फट जाने के कारण। और शेरशाह सूरी ने जो बिहार के सासाराम में है, इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में है।
और शेरशाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दीन बना को विध्वंस कर अपने पुराने किले का निर्माण करवाया। ये हो जाएगा भाई शेरशाह सूरी के बारे में 1540 से 1545 ईस्वी तक इनका शासन। आगे है अब अकबर के बारे में। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ और कौन सी ईस्वी में हुआ। 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था। अकबर निरक्षर था, मतलब अनपढ़ था। अकबर का जो संरक्षक है वो कौन था? बैरम खां था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था और अकबर निरक्षर मतलब अनपढ़ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को अकबर तथा हेमू के बीच हुआ। हेमू सूर्यवंशी आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी। हेमू 22 लड़ाइयां लड़ चुका था और एक में भी उसे पराजय नहीं झेलनी पड़ी। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। ये भी एसएससी सिलेक्शन बोर्ड में 2023 में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि भी अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में, गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में अपनी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा वो बनवाया। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज द्रुतगामी आक्रमण कहा था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूर था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूर था। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आगे अब अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तथा 1564 ईस्वी में जजिया को भी समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दिन ए इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की। फतेहपुर सीकरी में किसकी स्थापना की थी? इबादत खाने की स्थापना की। और इनका उद्देश्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था। अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था। वाद विवाद धर्म के ऊपर जितना विवाद विवाद है उसको खत्म करना था। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया। अकबरनामा तथा आईन अकबरी नामक पुस्तकें अबुल फजल ने लिखी। ये भी इम्पोर्टेंट है। अकबरनामा तथा आईन अकबरी, ये कई बार पूछा जा चुका है कि भाई अकबरनामा तथा आईन अकबरी नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। अकबर के जो शासनकाल में जितने भी भूमि संबंधित सुधार हुए उनका जो श्रेय है किसने, मतलब किसकी उससे करवाए, तो टोडरमल को जाता है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। ये भी IBSA ग्रेड सेकंड और 2024 में एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। आगे अब टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। अकबर के नवरत्न, टोडरमल है वो अकबर के दरबार में आने से पहले कहां पर रहता था? शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। अब आगे देखिए अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्नों के बारे में पढ़ते हैं। राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये हो जाएंगे अकबर के नवरत्न। नवरत्न राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। आगे अब हकीम हुकाम अकबर की रसोई का प्रधान था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जन्म कहां पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे था। अब्दुल रहीम खान ए खाना एक कवि तथा बैरम खां का पुत्र था। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे।
तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। भित्ति चित्रकारी का प्रचलन अकबर के समय में हुआ। बसावन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी बनाई थी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। अकबर ने बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि दी। बीरबल की मृत्यु यूसुफ हजाइयों का विद्रोह दबाते हुए हुई थी। बीरबल का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? महेश दास था। महेश दास है वो बीरबल का वास्तविक नाम हो जाएगा। अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण 1605 ईस्वी में हुई। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा में हो जाएगा। ये हो गया भाई अकबर के बारे में। आगे है अब जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। अकबर सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? सलीम था और अकबर है सलीम को शेख बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई थी। जहांगीर ने जो न्याय की जंजीर है वो कहां पर लगवाई थी? आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई थी। इस न्याय की जंजीर में 60 घटिया थी। जहांगीर ने तमगा कर पर प्रतिबंध लगाया था। शहजादा खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। किसके ऊपर की भी जहांगीर ने तमगा पर प्रतिबंध लगाया और न्याय की जंजीरें ये 60 घंटिया थी जिसमें और कहां पर लगाई थी? आगरा किले के यमुना तट पर लगाई थी। नूरजहां मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेरुन्निसा था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी कर ली तथा इसके पिता को एतामदुल्ला की उपाधि दी। क्या दी भई? जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी कर ली। नूरजहां कौन थी? मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी और शादी करने के बाद इसके पिता नूरजहां के पिता ग्यास बेग को किसकी उपाधि दे दी? एतमादुल्ला की उपाधि दे दी। आगे अब एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची। जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार मुगल चित्रकला है वो जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची, चरम सीमा पर पहुंची, जहां पर चित्रकला की बहुत ये मांग होने लगी। अब पढ़ते हैं हम जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार। मंसूर अबुल हसन बिसनदास ये हो जाएंगे जहांगीर के प्रमुख चित्रकार। उस्ताद मंसूर बख्शी विशेषज्ञ चित्रकार था। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खान ए खाना का हुआ था। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 ईस्वी में। और जहांगीर पर जो सबसे अधिक प्रभाव है वो किसका पड़ा था? अब्दुल रहीम खान ए खाना का इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था। अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन था? अकबर के 9 रत्नों में से एक था ये। तो ये हो जाएगा भाई जहांगीर। अब आगे देखिए शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहां का शासन 1628 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का विवाह अर्जुम बानो बेगम के साथ हुआ था जिसको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से हुआ। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाहजहां का जो संघर्ष है वो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से हुआ और शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट दिया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। शाहजहां के 4 पुत्र थे जिनमें दारा शिकोह उसे सबसे ज्यादा प्रिय था। शाहजहां ने दारा शिकोह को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि दी। मुगल काल में गोलकुंडा है वो हीरो का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र। और शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे जिनमें दारा शिकोह वो सबसे प्रिय था और शाहजहां ने दारा शिकोह को अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी घोषित किया और शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बादल खान ने किया। इसे तख्त ए ताउस भी कहते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा जा चुका है। शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
दारा सिकों ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से बंदायूनी ने किया था। आगे अब ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की तथा यह ईशा खां की देखरेख में बनवाया गया। जो ताजमहल है उसकी रूपरेखा किसने तैयार की? उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी और यह ईशा खां की देखरेख में बनवाया गया था। 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई देवराय की घाटी में हुई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। 1659 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई हुई थी। कहां पर? देवराय की घाटी में, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण मृत्यु दंड दिया गया। औरंगजेब के ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा, जहां इसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और आगरा के किले में रखा, जहां इसकी मृत्यु हो गई 1666 ईस्वी में। ये हो गया भाई शाहजहां का शासनकाल। अब आगे देखिए, आगे है औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। प्रथम बार औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा इसका दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ। पहली बार औरंगजेब है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1658 में। और राज्याभिषेक दूसरी बार कब हुआ? 1659 ईस्वी में। औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। किसका पुत्र था? मुमताज महल का ही पुत्र था और जिंदा पीर के नाम से भी इसे जाना जाता है। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी। प्रथम युद्ध है वो ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा गया और 1668 में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी गई। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच हुई। पुरंदर की जो संधि है वो 1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच हुई थी। 1665 ईस्वी में। ये भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा जा चुका है। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट विद्रोह जाट नेता गोकुला के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब ने जजिया कर है वो अपने शासनकाल में फिर से लागू कर दिया था। आगे है अब औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे। इनकी संख्या लगभग 33% थी। बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशवदेव मंदिर को औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में तुड़वा दिया था। जो बनारस के विश्वनाथ मंदिर है और मथुरा के का केशवदेव मंदिर, उसको औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में तुड़वा दिया था। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। ये भी एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा जा चुका है। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की भी हत्या औरंगजेब ने ही करवा दी थी और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। मुगल काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब इनके और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम पढ़ते हैं। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। कुछ मनसबदारों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। जो मुगल काल की जो राजभाषा वो कौन सी थी? फारसी थी। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। निसार सिक्कों का प्रचलन जहांगीर ने किया तथा आना सिक्का शाहजहां ने चलाया था। निसार जो सिक्कों का प्रचलन है वो किसने किया? जहांगीर ने। और आना सिक्का शाहजहां ने चलाया। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। अकबर नकारा नगाड़ा बजाता था। मुगल साम्राज्य का प्रथम कठपुतली शासक जहांदार शाह था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुओं ने की थी। सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास का नृप निर्माता कहा जाता है। सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? नृप निर्माता कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया तथा यह अपने साथ म्यूर सिंहासन ले गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अंतिम जो मुगल सम्राट था वो कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था और अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके कहां पर भेज दिया? रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। आगे है अब मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं अब। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में
शिवनेर के किले में हुआ था कुछ स्रोतों के अनुसार 1630 ईस्वी में। मतलब 1627 ईस्वी भी माना जाता है और 1630 ईस्वी भी कई स्रोतों के अनुसार माना जाता है। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। पिता का क्या नाम हो जाएगा? शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी कोंडदेव का था। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। गुरु रामदास ने दास बोधता आनंद वंदन भवन नामक पुस्तकें लिखी थी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। और गुरु रामदास ने दास बोधता आनंद वन भवन नामक पुस्तकें ये लिखी थी। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 ईस्वी में युद्ध किया था। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से युद्ध कब किया था? 1657 ईस्वी में। ये भी एसएससी CHSL 2022 में पूछा जा चुका है। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया। मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के जो मंत्रिमंडल है उसको क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। ये भी एसएससी MTS 2022 में पूछा जा चुका है। आगे हम नोट दे रखा है, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राव के दरबार में ये रहते थे। अष्टप्रधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। एक अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। और अमात्य वित्त मंत्री को। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। चौथ था सरदेशमुखी। शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले दो कर थे। ये दो करों के नाम हो जाएंगे। चौथ था सरदेशमुखी। ये शिवाजी के द्वारा लगाए गए दो कर थे। आगे अब शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी की जो राज करने की व्यवस्था थी वो मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर ये आधारित थी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने रायगढ़ में किया था और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो कब किया गया था? 1674 ईस्वी में और काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने रायगढ़ में किया था। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी। पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वशानुगत हो गया। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई और जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर को शरण दी। संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजाराम राजा बना। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। ताराबाई ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। 1700 में राजाराम की मृत्यु के बाद कौन उसका बेटा जो विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा दिया। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री बना। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को किसके नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया मराठा साम्राज्य कंप्लीट है और ये हमारी मिडिवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एक अच्छा सा कंटेंट लेकर आएंगे आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री का। उसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडीवाल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि कोई भी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडीवाल एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन कर ले ताकि कोई नई अपडेट है वो आपको। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टडीवाल एजुकेशन। थैंक यू।